हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स। योर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मीनिंग हम समझ चुके हैं इन आवर लास्ट वीडियो, और मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है लाइट का बेंड करना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। सो व्हेनेवर अ लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, और उसी डायरेक्शन के चेंज होने को हम बोलते हैं कि लाइट बेंड कर गई। अब दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि ऐसा होता क्यों है। इसका रीजन ये है कि जो लाइट है इट हैज अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अगर आप लाइट को एयर में चलाओगे, मतलब एयर में अगर लाइट आपकी चल रही है तो उसकी स्पीड अलग होती है, और अगर आप उसी लाइट को वाटर में ट्रैवल करवाओगे तो उसकी स्पीड अलग हो जाएगी। अगर आप उसको ग्लास में ट्रैवल करवाओगे तो उसकी स्पीड अलग हो जाएगी। दैट मीन्स मीडियम को चेंज करने पे स्पीड चेंज हो जाती है, और इसी स्पीड के चेंज होने की वजह से जो लाइट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है व्हेन इट चेंजेस द मीडियम। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमने डिस्कस किया था जब लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर बेंड होती है, और अगर आप रेयरर से डेंसर लेके जाओगे अपनी लाइट को तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड करेगी। अब ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, ऐसे ही आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्रैक्शन को अगर मुझे यहां पे ड्रॉ करना हो तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? इट विल बी लाइक दिस। ये मैं इंटरफेस बनाता हूं, यहां पे मेरा मीडियम 1 है। देखो मीडियम 1 जनरल टर्म्स है, और मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, एयर वाटर, वाटर ग्लास, वाटर एयर, कुछ भी हो सकता है। तो लाइट आई एक ऑब्लिकली, यहां पे बनाई थी मैंने नॉर्मल, और मान लो ये मीडियम आपका रेयरर है और ये मीडियम आपका डेंसर है। तो जब आपकी लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये डायग्राम्स में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ये इंसिडेंट रे है, और इसको बोलते हैं हम नीचे वाली को रिफ्रैक्टेड रे। ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या है आपका? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपको याद है रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट लॉ हमने क्या बनाया था? फर्स्ट लॉ हमने बनाया था इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तीनों की तीनों कहां पे होती हैं? दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और मैंने आपको इसको समझाया था कैसे कि आप एक, जैसे कॉपी आज भी है मेरे पास, वो ये कॉपी है मेरे पास, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो सारे का सारा आपका रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये सारे के सारे कहां पे होते हैं? इस कॉपी पे लाई करेंगे। मतलब कॉपी एक प्लेन है, समझ में आ रही है बात? तो अगर ये मेरी इंसिडेंट रे और ये मेरा हाथ है जहां से रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है वो ऐसे गई, ये होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे गई। अब इंसिडेंस ये जो मैंने बनाया नॉर्मल, ये मैंने पेंसिल से बना दिया ऐसे, ये बना। तो ये तीनों के तीनों हमेशा इस कॉपी पे जब तक रहेंगे, इस कॉपी पे रहेंगे, और कॉपी कहीं भी जा सकती है लाइक दिस। कॉपी ऐसे भी रह सकती है, ऐसे भी रह सकती है, और कॉपी आपकी मतलब ऐसे भी रह लेगी, ऐसे भी रह लेगी, पर ये तीनों के तीनों रहेंगे तो इसी कॉपी पे। इसी चीज को मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगा इसको, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है, मैंने आपको समझाया था। इस व्हाइट बोर्ड को भी आप क्या मान सकते हो? प्लेन मान सकते हो। अब इस प्लेन पर आपकी इंसिडेंट रे भी है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे भी है, और आपका जो है आप बोल रहे हो यहाँ पे आप नॉर्मल भी आपका इसी बोर्ड पे लाई कर रहा है। समझ में आ रही है बात? सो अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को नॉर्मल मानूं तो ये आपकी इंसिडेंट है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड है, तो तीनों के तीनों दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आ रही है बात? देखो ऐसा होता है कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहां पे आके जो इंसिडेंट रे है वो टकराई। अगर मैं आपको बोलता हूं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, तो परपेंडिकुलर तो आप किसी भी डायरेक्शन से बना सकते हो। ऐसे बना दो, 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 अंदर से बाहर, बाहर से अंदर बना दो, पर मुझे ऐसे बनानी है कि वो उसी प्लेन पर आए कि जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हैं। तो फर्स्ट लॉ तो बहुत ही सिंपल बन गया आपका, द इंसिडेंट रे
द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरे की बात करते हैं, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन कॉस आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें थीटा क्या होता है, एंगल होता है, और यहाँ पे थीटा की जगह मेरे एंगल्स क्या है, आई और आर है। तो अगर मैं बोलता हूं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट होगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी। जब मैं इस लाइट का कलर फिक्स कर दूं कि ये रेड लाइट है, और मैं आपका ये मीडियम फिक्स कर दूं, दोनों मीडियम फिक्स कर दूं कि एक एयर है और एक वाटर है, तो जब मैं मीडियम को फिक्स कर दूं कि एयर वाटर मीडियम है, और मैं कलर ऑफ लाइट को फिक्स कर दूं कि ये रेड कलर की है या येलो कलर की है, तो इन चीजों को फिक्स करने के बाद अब अगर मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लूं और उनको मैं डिवाइड कर दूं, तो वो वैल्यू हमेशा एक फिक्स आएगी इस गिवन पेयर के लिए और गिवन कलर के लिए। और इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो कितने लॉज हैं मेरे पास, हमारे पास दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा डिवाइड करने पे एक फिक्स वैल्यू देंगे जब आपने मीडियम जो दोनों हैं उनको एक गिवन मीडियम मतलब फिक्स कर दिया और आपने एक कलर ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं कि लाइट मेरी वाटर और ग्लास में ट्रेवल कर रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो मैंने ये मीडियम फिक्स कर दिए, फिर मैंने बोला मेरी कलर का लाइट ब्लू है, तो ब्लू कलर की लाइट जब वाटर और ग्लास में ट्रेवल करती है, वाटर से ग्लास में ट्रेवल करती है, तो उस केस में जो साइन आई और साइन आर की जो डिवाइड करने पे वैल्यू आती है वो हमेशा एक कांस्टेंट होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड वाले को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इतनी बात आ रही है समझ में? तो ये दो लॉज है, इनको लिखते हैं, फिर आगे आई विल प्रोसीड। सो टॉपिक है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और मैं बहुत इजी वे में आपको ये चीजों को समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में ये घुस जाए। नहीं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या हैं, इसको क्रैम करते रह जाते हैं और लिखाते हैं पेपर में, पर इसका फिजिकल मीनिंग कभी भी नहीं समझ पाते। हाँ जी, तो टॉपिक है हमारा दैट इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसमें फर्स्ट लॉ जो बनेगा आपका दैट इज इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द interface at the point of incidence, all comma all lie in the same plane। मतलब अगर ये मेरा इंटरफेस है, दिस इज माय इंटरफेस एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये जो लाइट है वो स्ट्राइक करेगी आके, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे, और यहां पे मैं बनाऊंगा नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, एंड सपोज ये अंदर की तरफ बेंड करती है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये ऊपर मेरा मीडियम 1 है और नीचे मेरा मीडियम 2 है। फाइन, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है,
and this is the refracted ray. ओके, तो डायग्राम आया आपको समझ में? इसमें इसको चलो ऐसे बनाए थे, नीचे डॉट्स बनाए थे ताकि अलग मीडियम दिखे आपको। चलो क्लियर है? नीचे मीडियम 2, ऊपर मीडियम 1, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंटरफेस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ तो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया कि सारी की सारी जो चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सारे इसी बोर्ड पे आ रहे हैं, और बोर्ड क्या एक प्लेन है, यही बता रहा हूं मैं आपको। तीनों की तीनों रेज एक ही कॉपी पे, एक ही शीट पे, एक ही बोर्ड पे आनी चाहिए, एक ही प्लेन पे आनी चाहिए, ये मतलब है इसका। देन रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always a constant, comma, for a given pair of media and color of light. तो आपको दो चीजें फिक्स करनी पड़ेंगी, तब ये वाला लॉ आपका एप्लीकेबल है। फिर से समझ लो, आपको ये बताना पड़ेगा आप कौन से दो मीडियम्स की बात कर रहे हो, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन से कलर की बात कर रहे हो, तब आप बोलोगे कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। सो इसको बोलते क्या है, दिस इज called as Snell's law of refraction। Snell's law बोलते हैं इसको। Sin of I divided by sin of R is always a constant, where I is angle of incidence and R is angle of refraction। तो साइन I अपॉन साइन R है जो, वो हमारा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट है। और आपको पता है, आपने इतनी फिजिक्स अभी तक पढ़ ली है, जब भी हम कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम हमेशा उसका नाम देते हैं। वी ऑलवेज गिव अ पर्टिकुलर नेम टू दैट कांस्टेंट। व्हाट इज द नेम एट बेसिकली इन दिस सिचुएशन? अब देखो, साइन आई अपॉन साइन आर की मैं वैल्यू अगर आपको बताऊं, जो हमेशा कांस्टेंट की इक्वल आती है, तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दिया इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। देखो वर्ड है, इसको कैपिटल्स में कर लेते हैं। वर्ड है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स हमेशा इंडिकेट करता है किसी चीज के बारे में, ये इंडेक्स है। अगर किसी भी चीज का कोई इंडेक्स होता है, वो इंडिकेट करता है। कैसे इंडिकेट करता है? वैल्यू के थ्रू। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी वैल्यू आएगी। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई वैल्यू आएगी, वो इंडिकेट करेगा। क्या इंडिकेट करेगा? कि कितना रिफ्रैक्शन हो सकता है।
जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन। अब मैंने यहां पे क्या लिखा, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मेरी लाइट मीडियम 1 से 2 में जा रही है तो मुझे ये पता है कि जैसे ही वो 1 से 2 में जाएगी वो बेंड हो जाएगी, और बेंड करवाने के लिए जिम्मेदार कौन है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे इंडिकेट करता है कि मीडियम 2 उसके अंदर आने वाली एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें फिक्स हैं। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिसाइड करता है कि उसके अंदर आने वाली लाइट को वो कितना बेंड करेगा। अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, उसके बाद है 1. एक और मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7, एक और तीसरा मीडियम है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.9। तो 1.3, 1.7, 1.9 इन तीनों में से कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ज्यादा बेंड करेगा आने वाली लाइट को, जिसका 1.9 है। तो जिसका 1.9 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यार मेरे अगर इलाके में, मेरे मीडियम में अगर कोई लाइट आई तो मैं उसको अपने इस इंडेक्स के हिसाब से बेंड करूंगा, और ये मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी मीडियम किसी भी लाइट को कितना बेंड करेगा। सिंपल, क्लियर है जी। सो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाता हूं कैसे है, जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। और हमारा टॉपिक भी अब डिटेल में है आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी, तो अब बेटा आप हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी के ऊपर अब हमने बात करनी है और पूरा फील करवाऊंगा मैं आपको, और कभी नहीं भूलोगे आज के बाद कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था क्या, या समझ में नहीं आया, ये लाइन आप कभी नहीं बोल पाओगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आधा तो बता चुका हूं आपको कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो ये बताता है कि कोई भी मीडियम जो है वो किसी लाइट को कितना बेंड करता है। क्लियर है? ओके, तो हेडिंग है हमारी अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अभी तक की डिस्कशन के बाद आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी लाइट के लिए मेरे पास 3 मीडियम्स हैं, एक है मेरे पास मीडियम 1, एक है मेरे पास मीडियम 2, एक है मेरे पास मीडियम 3। जब मैं अपनी लाइट को मीडियम 1 में भेजूंगा, 2 में भेजूंगा, 3 में भेजूंगा, तो तीनों अलग अलग अमाउंट से उसको बेंड करेंगे। फिर मैंने पता किया कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, क्योंकि मुझे यह पता था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे इंडिकेट कर देगा कि कौन ज्यादा बेंड करेगा कौन कम। तो मैंने इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता किया, इसका निकला 1.5, इसका निकला 2, इसका निकला 3। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 1.5, इसकी 2, इसकी 3। तो मुझे बताओ अभी तक की डिस्कशन के बेस पे जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है, क्या उसके बेस पे आप इतना तो बता सकते हो कि इन तीनों मीडियम्स में जब मेरी लाइट जाएगी तो वो सबसे ज्यादा बेंड कौन से मीडियम में होगी? 3 में, क्योंकि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं सबसे ज्यादा बेंड करूंगा, क्योंकि मेरे इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसके इंडेक्स की वैल्यू उससे कम है, इसकी सबसे कम है। तो इन तीनों में सबसे कम मेरी लाइट को बेंड कौन करेगा? 1। सबसे ज्यादा कौन करेगा? 3। बीच में कौन करेगा? 2। ये तो आपको क्लियर है। बट अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है जी, इसका मीनिंग बताओ क्या है? वो समझ में आ गया कि ज्यादा बेंड करेगा कम बेंड करेगा, वो हम कंपैरिजन से बता सकते हैं। पर एक्चुअली इसका जो 2 आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस 2 का मीनिंग क्या है? अगर मैं इनको बाकियों को हटा दूं, अगर मैं इनको हटा दूं यहां से, और मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलता हूं कि मेरे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इसका मीनिंग बताओ, अब क्या करोगे? अब थोड़ी वो बोल सकते हो कि ये कम करेगा ये ज्यादा करेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही बारे में ही पूछ रहा हूं आपसे, एक के ही बारे में पूछ रहा हूं।
समझ में आ रही है बात? तो अगर इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और सोचो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी मीडियम का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दूं कि यार इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो गया 2 है, तो मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है? तो अब ये थोड़ी बोलोगे लाइट को बेंड करेगा, वो तो मुझे भी पता है बेंड करेगा, कितने अमाउंट से करेगा 2 से, ये कोई आंसर नहीं है। हाँ कंपैरिजन के लिए सही है, एक का 3 था एक का 1.5 था, आपने कंपेयर करके बता दिया जो 2 वाला है वो 1.5 से ज्यादा बेंड करेगा, 3 वाले से कम करेगा, बट इसे 2 का मतलब क्या है? क्वेश्चन आ रहा है समझ? पॉज करो, सोचो 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 सोचो। चलो करें डिस्कस इसके बारे में। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लाइट जैसे ही इस मीडियम में एंटर करेगी तो उस लाइट की जो स्पीड है वो इतने टाइम्स कम हो जाएगी, कम 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 हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 तो लाइट जो है इस मीडियम में एंटर करने पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 1/2, हाफ हो जाएगी। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3 तो लाइट जैसे ही उस मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1/3। अगर किसी का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 तो लाइट जैसे ही उसमें एंटर करेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1/4, स्पीड हो जाती है उसकी कम। समझ में आई बात? तो यहां पे देख लो, हाफ 1/3 1/4, तो उसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, उतने टाइम्स कम हो जाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस नाउ। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी जो लाइट है ये है मेरा मीडियम 1, ये है मेरा मीडियम 2, और लाइट जो है वो ऐसे आई, यहां पे स्ट्राइक करी और ऐसे जो है वो बेंड कर गई, ये है ऐसे और ये है ऐसे। मान लो मीडियम 1 है मेरा एयर और ये मीडियम 2 है मेरा ग्लास। समझ में आ रही है? और एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो आप सबको याद है, एयर और वैक्यूम में हम अप्रोक्सीमेटली सेम ही मान के चलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बात करूं मीडियम 1 में जो मेरी लाइट की स्पीड है वो v1 है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? और ग्लास का मैं आपको बता दूं अगर कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो यहां पे जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि अगर मुझे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उतने टाइम्स जो स्पीड है वो कम हो जाती है। अगर 2 है तो हाफ हो जाएगी, 3 है तो 1/3 हो जाएगी, 4 है तो 1/4 हो जाएगी। यहां पे अगर 1.5 है तो लाइट की स्पीड 1/1.5 हो जाएगी, मतलब 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी। तो 3 × 10⁸ जो है वो 1/1.5 जो है उससे मल्टीप्लाई करो, या आप बोल सकते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट थी मीडियम 1 में वो 1.5 टाइम्स रिड्यूस होगी। इसको सॉल्व करो, ये 10 आएगा, ऊपर ले जाओ इसको 15 जो है, 1 मिनट, 10 ऊपर ले गए, 330 बन गया ये, तो ये पूरा जो है 2 से जाएगा, 15 × 30 या 1.5 × 2 3 होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की जो स्पीड है एयर से ग्लास में जब वो आती है तो ग्लास में उसकी कितनी रह जाती है स्पीड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस आया समझ में? अगर आपको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का पता है, उसका मीनिंग ये होता है कि जैसे ही वो एयर से, एयर हम हमेशा एक रेफरेंस मान के चलते हैं, रेफरेंस, जनरली हम एयर रेफरेंस मान के चलते हैं, बट जरूरी नहीं है, मीडियम 1 आपका कुछ भी हो सकता है। तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आने पर, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आने पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है 2, तो जैसी मीडियम 2 में आपकी लाइट आएगी तो उसकी स्पीड 1/2 टाइम्स क्या हो जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से, मतलब 2 टाइम्स कम हो जाएगी, 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, 1.5 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी।
अब मैं आपको रिवर्स क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा उल्टा। मेरी लाइट एयर में ट्रेवल कर रही थी और उसकी मैंने स्पीड चेक करी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही वो ग्लास में एंटर करी तो मेरी जो लाइट है उसकी स्पीड रह गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप इन स्पीड्स की नॉलेज से बता सकते हो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया। पहले मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था और मैंने पूछा था कि यहां पे आने पे स्पीड कितनी हो जाएगी। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि स्पीड्स मुझे पता है एयर और ग्लास में, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो ग्लास का। तो आप क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको डिवाइड कर दोगे। एयर की स्पीड को ग्लास की स्पीड से डिवाइड कर दोगे, कितना आया? 1.5। तो क्या मैं सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूं कि अगर ये मेरा मीडियम है 1 और ये मेरा मीडियम है 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के विद रिस्पेक्ट टू किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। तो यहां पे मैंने ग्लास और एयर लिया हुआ है, तो दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वैल्यूज पुट करी हमने, तो 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, आंसर आया 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का एयर के रेफरेंस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसे पता लगेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सो दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और 2 × 10⁸, ये आ जाएगी वैल्यू 1.5। समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी भी मीडियम का किसी मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू निकलेगा। मीडियम 2 का मीडियम 1 के विद रिस्पेक्ट टू निकलेगा। मतलब वही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल ली थी, मेरी हाइट 5'10" है, एक्चुअली में 5'10" है वैसे। 5'10" अगर मेरी हाइट है तो मेरी 5'10" हाइट 6 फीट वाले पर्सन से कम है, पर 5 फीट 8 इंचेस वाले पर्सन से ज्यादा है। तो जिसकी पर्सन की हाइट 5'8" है उससे तो मैं लंबा हूं, पर जो 6 फीट का उससे मैं छोटा हूं। तो बेटा हमेशा चीजें रेफरेंस में चलती हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 का मैं बता रहा हूं, पर किसके रेफरेंस में बता रहा हूं? 1 के। और ये है सारी कहानी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब इसको साफ साफ करके लिखते हैं, मैं फिर से आपको साथ साथ समझाऊंगा, तो कोई डाउट नहीं बचेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, यहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं बहुत सारे, तो वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको ढंग से अभी समझ लोगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to the ratio of speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2। तो अगर लाइट मेरी ऐसे जा रही है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ये लाइट ऐसे जा रही है, ये यहाँ पे ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट्स बना देते हैं ताकि मीडियम आपको अलग दिख जाए, नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, बना दोगे तो सुंदर दिखेगा।
तो मीडियम 1 से 2 में जैसे ये, तो यहां पे मेरी लाइट की जो स्पीड है वो v1 है, यहां पे जो मेरी लाइट की स्पीड है वो v2 है। सो मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, n21। n21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 v1 अपॉन v2। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से। आप यहां पे हेडिंग में ही लिख लो उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रैकेट में लिख लेना n से रिप्रेजेंट करेंगे। कई बार आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो उसमें म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, n से किया तो यहाँ पे n से ही करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो अगर आप 2 का 1 के विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको वेलोसिटी 1 को डिवाइड करना पड़ेगा वेलोसिटी 2 के साथ, कि जो स्पीड ऑफ लाइट आपकी 1 में है और जो स्पीड ऑफ लाइट आपकी 2 में है उसको आप डिवाइड करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 आ जाएगा। क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2? बिल्कुल। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज, उसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जब आप 2 का निकालना चाहते हो 1 के विद रिस्पेक्ट टू, तो v1 बाई v2 है, मतलब लाइट जहां से आई है उसकी स्पीड पहले लिखनी है आपको। तो यहां पे अगर मैं स्पीड ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना चाहता हूं तो इस केस में मैं ऐसे बोल रहा हूं, इसी डायग्राम को अगर मैं बनाऊं कि लाइट जो है मेरी वो ऐसे आई और ऐसे चली गई, यही सेम डायग्राम है, बस रेज का ऐसे में फर्क बना रहा हूं। दिस इज मीडियम 1 मीडियम 2। तो अगर मेरी रे 2 से 1 में जा रही है तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि 1 ने कितना बेंड किया होगा, तो उसको चेक करने के लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का चाहिए, किसके विद रिस्पेक्ट टू 2 के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वो कैसे आएगा, जहां से वो आई रे 2 से आई तो उसकी स्पीड को ऊपर रखो और उसकी स्पीड को नीचे रखो, आप किसको, जो जिसमें जा रही है 1 में। तो समझ में आ रही है बात। सो अब ये 2 1 1 2 ये तो जनरल टर्म्स हो गई, पर एक्चुअली जो होता क्या है, अगर आप अपनी बुक देखोगे ना एनसीईआरटी, उसमें आपको एक टेबल दे रखा है, उसमें डायमंड, ग्लास, फ्लिंट ग्लास, वाटर, एयर एटसेट्रा एटसेट्रा सारे दे रखे हैं। और मुझे बताओ कि एक ऐसी चीज जिसमें लाइट जो है वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम ट्रैवल करती है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो लाइट उसमें ट्रैवल कर रही है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, जबरदस्ती लाइट को नहीं घुसा रहे हो कहीं पे, या कोई चीज रास्ते में नहीं रख रहे हो, तो लाइट कहां ट्रैवल करती है, एयर में। कहां करती है, एयर में। तो इसीलिए हमने अपने एनालिसिस को थोड़ा सा और इजी करने के लिए इन दोनों मीडियम्स में से मैंने मीडियम 1 को क्या मान लिया, एयर, फिक्स कर दिया कि अगर मैं डायमंड की बात करूंगा तो मैं डायमंड को मीडियम 2 ले लूंगा, मीडियम 1 में एयर ही रखूंगा। तो मेरा एनालिसिस क्या बनेगा कि मेरी जो लाइट है वो एयर से डायमंड में आई। अगर मैं वाटर को चेक करना चाहता हूं तो यहां मैं वाटर रखूंगा, यहां मैं एयर ही रखूंगा। अगर मैं यहां ग्लास रखूंगा तब भी मैं यहां पे एयर ही रखूंगा। तो जब भी किसी सब्सटेंस का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हो और आप उसका रेफरेंस हमेशा क्या ले लेते हो, एयर ले लेते हो, एयर।
तो वो जो वैल्यू निकल के आएगी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार ग्लास का कितना होता है, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? आंसर आप दोगे 1.5। फिर मैं आपसे पूछूंगा ये जो 1.5 है, आप मुझे बता रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है, पर मैंने तो आपको मीडियम मेंशन किया ही नहीं कि किसके विद रिस्पेक्ट टू बताना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू बताया जाता है। जैसे यहां पे अगर मैं 2 को ग्लास मानूं तो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपने मुझे 1.5 वैल्यू बताई है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, पर मैंने तो मीडियम 1 आपको बताया नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता था। बट सर आप फिर मुझे क्या आंसर दोगे कि सर ऐसा होता है कि अगर मैं आपको आंसर दे रहा हूं 1.5, तो उस केस में इसका मतलब ये होता है कि जब हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं किसी एक सब्सटेंस की, कि डायमंड का इतना होता है, वाटर का इतना होता है, ग्लास का इतना होता है, तो वो हम किसके रेफरेंस में देते हैं? हमेशा एयर के रेफरेंस में, और वो होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जनरल बोलचाल की भाषा में जो वर्ड हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं कि इसका इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक्चुअली कौन सा होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट होता है वो एयर के विद रिस्पेक्ट टू। बट नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं आपके, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। रिलेटिव मतलब किसी के विद रिस्पेक्ट टू, पर जो एब्सोल्यूट है वो हमने एक चीज के विद रिस्पेक्ट टू फिक्स कर दिया कि एयर के ही विद रिस्पेक्ट टू चलना है हमने, तो वो एब्सोल्यूट बन गया। एब्सोल्यूट वर्ड हमने हटा दिया, फिर हम जनरली उसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ रही है बात समझ में? सो यहां पे हम लिख देते हैं, अगर इफ one medium is fixed as air, then the refractive index of any other medium with respect to air is called as absolute refractive index of that medium, or in general रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बार बार हम एब्सोल्यूट वर्ड नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब भी मैं सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड बोलूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा मीडियम हमने लिया है जिसके विद रिस्पेक्ट टू ये वैल्यू बताई जा रही है, वो कौन सा मीडियम है? एयर। ठीक है, तो इसको अब मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना है वो यहां पे लिख देता हूं मैं ऊपर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब मीडियम 2 मैंने अपना मीडियम मानना है और मीडियम 1 मैंने मानना है एयर, तो दैट विल बी इक्वल टू v1 अपॉन v2, और v1 इस केस में क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर to the speed of light in medium। इसका आप डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो।
मैं इसी डायग्राम को रब करके इसी की जगह बना देता हूँ। जैसे ये 2 हटा दिया मैंने यहाँ से, ये 1 हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसको भी हटा दिया। तो अब ऊपर तो बना मेरा एयर, जहाँ पे लाइट की स्पीड मैं लेता हूँ c, और नीचे है मेरा मीडियम, और इस मीडियम में मैंने अपनी लाइट की स्पीड कितनी ले ली, v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं निकालना चाहता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्योंकि मैं क्या मेजर कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर से मीडियम में मेरी लाइट जा रही है। सो दैट विल बी n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो जब एब्सोल्यूट या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाती है तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, n से। और अगर आप ये 2 1 1 2 लगा रहे हो तो 2 अलग अलग मीडियम्स होंगे, वो जिसमें एक एयर नहीं होगा, कोई और होगा। जैसे वाटर और ग्लास का निकालना चाहता हूं मैं, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आ रही है बात। सो ये ऐसे हैं आपके न्यूमेरिकल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट लिखो जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं आपको एक एग्जांपल भी यहां पे मेंशन कर देता हूं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए चीजें। For example, refractive index of glass is 1.5, which means that speed of light in glass is reduced by 1.5 times in glass, क्योंकि पहले एयर में चल रही थी और c की वैल्यू तो हमें याद रखनी होती है, c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बोलता हूँ ग्लास का जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ है, और v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, देन v कम्स आउट टू बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का होता है वो उस वैल्यू से स्पीड ऑफ लाइट को रिड्यूस कर देता है जैसे ही लाइट उस मीडियम में एंटर करती है। ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और जितनी ज्यादा लाइट रिड्यूस होगी, स्पीड ऑफ लाइट जितनी ज्यादा रिड्यूस होगी, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ बेंडिंग होगा। ऐसे ही चीजें कनेक्टेड हैं। क्लियर है? ओके, ये एग्जांपल को लिखो, फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको। हाँ जी, more the refractive index of medium, comma, more is the optical density of medium। मैंने आपको वर्ड्स करवाए थे, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो रेयरर होता है, मतलब हल्का होता है, और जिसमें कम हो जाती है लाइट की स्पीड वो डेंसर होता है, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब देखो, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो स्पीड ऑफ लाइट को उतने ही ज्यादा टाइम्स कम कर देगी।
जितने ज्यादा टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट को कोई मीडियम कम करेगा उतना ही ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो वो जो ऑप्टिकली रेयर और मीडियम वाला पॉइंट मैंने आपको जो बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऐसे रिलेटेड है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, उतने टाइम्स कम हो जाती है। और मैंने आपको बताया था जितनी कम होती है स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में एंटर करने पर वो मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होता है। पर यहां पे जो डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूं वो कौन सी है? ऑप्टिकल डेंसिटी। आप जो नॉर्मली अभी तक साइंस में डेंसिटी पढ़ते आए हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वो एक्चुअली मास डेंसिटी होती है। डेंसिटी जिसका फॉर्मूला आपने मास अपॉन वॉल्यूम लर्न किया हुआ है ना, वो एक्चुअली डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी नहीं है। वो कैसी डेंसिटी है? मास डेंसिटी है। वो कैसी डेंसिटी है? मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या सिमिलर नेचर के होते हैं? जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो। उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स लूं, दो सब्सटेंसेस लूं, एक लिया मैंने फॉर एग्जांपल वाटर, एक लिया केरोसिन। वाटर और केरोसिन में मास डेंसिटी ज्यादा वाटर की होती है, केरोसिन की कम होती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी केरोसिन की ज्यादा होती है। ठीक है? सो mass density and optical density are not linked because substance having less mass density can have more optical density। अगर किसी की मास डेंसिटी कम है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो सकती है। इसकी एग्जांपल बताऊं? केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपकी बुक में ये वैल्यूज दे रखी हैं, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वाटर का होता है 1.3, केरोसिन का होता है 1.4। सो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? केरोसिन की। कम किसकी हुई? वाटर की। पर मास डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है? वाटर की। मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन केरोसिन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें डायरेक्टली रिलेटेड हो। एक की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जरूरी नहीं उसकी मास डेंसिटी भी ज्यादा हो। तो आई होप अब आपको ये ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, आप इसको प्रैक्टिकली अब फील कर पा रहे हो कि ये क्या चीज है। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सरल वे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिस वैल्यू से मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को कम कर देता है, उतने टाइम्स कम कर देगा स्पीड ऑफ लाइट को, जैसे ही उस मीडियम में वो लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी। ये होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपने दूसरा मीडियम एयर फिक्स कर दिया तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा, जिसको हम नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड बोल रहे हैं तो दैट मीन्स वो एब्सोल्यूट की बात हो रही है। और अगर आप वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो दो मीडियम्स का, तो वो रिलेटिव होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, वो एक्सप्रेशंस है। बट इसका सिग्निफिकेंस समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन, ये मास डेंसिटी वाले पॉइंट्स। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं हम, इसी से रिलेटेड हैं जो। डन? तो इसको मैं रब कर देता हूं, देन विल डिस्कस द क्वेश्चंस। वहां से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 1, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। रे ऑफ लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है, मतलब इंटरफेस है मेरा एयर और वाटर का, ऑब्लिकली एयर में ट्रैवल कर रही है, वाटर में एंटर करेगी। और आपको पता है अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो वाटर का ज्यादा होता है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यही क्वेश्चन है पूछा आपसे, डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज whenever the light travels from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal. Clear है? Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? Speed of light in vacuum is 3 times per 8. Vacuum और air की हम सेम मान के चलते हैं। So यहाँ पे जो वो बोल रहा है कि refractive index of glass is 1.5, तो ये एब्सोल्यूट है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और ग्लास का 1.5 दे रखा है, वैक्यूम में 3 × 10⁸, तो ग्लास में कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही एग्जांपल लेके भी मैंने समझाया आपको। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, मीडियम हैविंग लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और लोएस्ट कहां से डिसाइड होगा, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सो दैट मींस आप टेबल में, टेबल दे रखा है आपको बुक में ये, उसमें आप देखोगे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और लोएस्ट किसकी है। देखो हाईएस्ट मिलेगी आपको डायमंड की और लोएस्ट किसकी मिलेगी आपको, एयर की मिलेगी। तो एयर की लोएस्ट है और डायमंड की हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हुई, डायमंड की, और लोएस्ट किसकी हो गई आपकी, एयर की। तो ये आपको इसमें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। आपको 3 चीजें दी हैं, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, ये 3 चीजें आपको दे दी गई हैं। फिर वो आपसे पूछ रहा है, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगी, फास्टेस्ट। अब आपको पता है जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उतने ही ज्यादा टाइम्स उसकी स्पीड को कम कर देता है, और जिसका जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही कम उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा, मतलब वो उतनी ही ज्यादा तेजी से स्पीड रहेगी लाइट की उस मीडियम में। तो अगर मैं इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देता हूं पहले, चलो कैरोसिन का लिख दिया मैंने 1.4 है, और टर्पेंटाइन का है 1.47, इसका 1.44 था, वाटर का है 1.33। ये याद नहीं करनी है आपको, ये दी होती है न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज। अब जब लाइट मेरी वाटर में जाएगी तो वाटर उसकी स्पीड को 1.33 टाइम्स कम करेगा, टर्पेंटाइन 1.47 टाइम्स कम करेगा, कैरोसिन 1.44 टाइम्स कम करेगा। दैट मीन्स कम तो देखो सभी में होनी है, पर सबसे ज्यादा कम कौन कर रहा है, टर्पेंटाइन, फिर कौन कर रहा है, कैरोसिन, उसके बाद वाटर। दैट मीन्स इन तीनों के कंपैरिजन में वाटर में वो हाईएस्ट स्पीड से, फास्टेस्ट स्पीड से चलेगी, क्योंकि तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे कम नंबर ऑफ टाइम्स उसकी स्पीड को कम करेगा, तो तेज चलेगी उसमें। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्या मीनिंग है इसका, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, मैंने आपको बताया था जब भी हम बोलते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब है अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है, इसका मतलब ये है कि लाइट जब डायमंड में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड जो है वो 2.42 टाइम्स कम हो जाती है, ये मीनिंग है इसका, 1/2.42 टाइम्स ये हो जाएगा। तो उतने टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्पीड उसकी। तो ये मीनिंग है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 का। सो दिस इज ऑल अबाउट दोस क्वेश्चंस। सो आई होप नाउ यू हैव गॉट अ फील ऑफ व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में। सो मेंटेन योर नोट्स प्रॉपरली, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कोई गैप नहीं डालना है आपको अपनी पढ़ाई में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।